गर्मी का मौसम और आम की बात ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अनुपमा बाजार से 10 किलो दशहरी आम लेकर आती है और अपनी काम वाली से कहती है, अरे शांति सुन, नाश्ते में सबके लिए आम काट देना। ठीक है भाभी। सभी खाने के टेबल पर आते हैं। अनुपमा सबको खाना परोसती है और शांति आम काटती है। तभी विक्रम कहता है, मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे कड़े कड़े आम पसंद है। अब बाजार में जैसे आएंगे वैसे ही लाऊंगी ना मैं बेटा। मैं ये नहीं खाने वाला, हटा लो, मैं चला ऑफिस। विक्रम अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। इधर अशोक भी धीरे से कहता है, आम तो सच में गीले हैं। अनुपमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, अब तो दोनों बाप बेटों को आम गीला ही लगेगा। इतना दिन यही खा रहे थे, अब क्या हो गया? कोई अलग से कुछ नहीं दे रही थी मैं। अरे ऐसा तो नहीं कहा। अशोक भी डर से दबे पांव ऑफिस चला जाता है। इधर शांति कहती है, गुस्सा मत कीजिए ना, अभी मन नहीं होगा इन लोगों का आम खाने का। हो सकता है ऐसा, रात में खा लेंगी। अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं, तुम ही बताओ। इतने सारे आम ले आई थी मैं, अगर नहीं खाया इन लोगों ने तो मैं क्या ही करूंगी, बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसे तो हर साल दोनों बाप बेटे आम आम की रट लगाए रहते हैं। अरे कभी कभी हो जाता है भाभी, जाने दीजिए ना। इधर लंच के समय विक्रम के ऑफिस का एक कलीग उससे कहता है, भाई आम के सीजन में तू बस रोटी सब्जी खा रहा है, आम बिना खाने का क्या मजा। अरे वो जल्दी में न रह गया आज, वरना मेरे घर में भी रोज आम आता है। लो, एक मेरी वाइफ ने आज दो आम मुझे दे दिए थे। कलीग अपने टिफिन में से एक आम विक्रम को देता है। उसका आम एकदम कड़ा कड़ा रहता है। विक्रम का मन आम देखकर खुश हो जाता है और वो आम खाते हुए सोचता है, एक आम मम्मी लाती एकदम गीला गीला, और एक ये है कड़ा कड़ा, ऊपर से इतना मीठा जैसे कि मिश्री हो। पूछू क्या इससे? हाँ, पूछने में बुराई क्या है। विक्रम हिचकिचाते हुए कहता है, भाई कौन सा आम है ये, बहुत मीठा है। लंगड़ा आम है, मेरी बीवी के मायके से आया है। उसके मायके में आम का खेत है ना, एक पेटी भर के आम आए हैं। अच्छा अच्छा। उधर अशोक की दुकान पर फूलचंद नाम का एक ग्राहक आता है जो कि लंगड़ा आम लिए होता है। आम की खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही थी कि अशोक से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, कौन सा आम लाए हो भाई जो इतनी खुशबू आ रही है? लंगड़ा आम है, सीधा खेत से मंगवाया है। लंगड़ा आम की कोई बराबरी नहीं है, ऊपर से बनारस की खेत थी। वो तो है, बनारस वैसे भी बहुत अच्छा शहर है। एक बात पूछो अशोक जी, बुरा न मानो तो। अरे पूछिए ना। बेटे की शादी करनी है तो एक लड़की है बनारस की, मेरे भाई के घर के बगल में रहती है। वो यही सब काम करवाता है। खेत से सारे अनाज आ ही जाते हैं तो आदमी क्या ही करेगा। किसी की बेटी की शादी करवाने से बड़ा क्या ही धर्म है। हाँ वो तो है। आपको भी वहाँ के लंगड़े आम खाने का नसीब होगा। अशोक हंसने लगता है। तब तो लड़की देखनी ही पड़ेगी। अशोक और विक्रम रात को घर आते हैं और दोनों के दिमाग में लंगड़ा आम घूमते रहता है। तभी अशोक के फोन में श्वेता का फोटो और बायोडेटा आता है। इधर अनुपमा कहती है, दोनों बाप बेटे आते ही फोन में लग जाते हैं। ये नहीं कि फ्रेश हो जाओ ताकि मैं भी आप दोनों को खाना देकर फ्री हो सकूं। अरे मुझे भी नींद आ रही है, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मैं कोई 20 साल की लड़की नहीं हूँ। अरे बाबा, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देख रहा हूँ ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। अनुपमा को श्वेता एक ही बार में पसंद आ जाती है। लड़की तो ठीक है, बात आगे चलाओ। अनुपमा खुश हो जाती है और झट से दोनों का खाना लगाती है और साथ में आम देती है। मम्मी, अब से मुझे आम मत दिया करो। मेरे ऑफिस में एक लड़का आम लाता है, वो क्या आम लाता है, ये तो इतने गीले गीले बहुत अजीब लगते हैं मुझे। अब ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? गजब बात है, चुपचाप से खा। अब से मैं आम लेकर आने ही नहीं वाली। विक्रम और अशोक खराब मन से खाना खाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अशोक विक्रम और श्वेता का रिश्ता तय कर देता है। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी में श्वेता गाड़ी भर भर के आम लाती है और पूरे घर में आम आम भर जाता है। तो पड़ोस की औरतें कहती हैं, क्या अनुपमा, हमें भी बहू के मायके से आया आम खिला, पूरा घर भर दिया तेरा। अरे हमारे घर में कोई आम नहीं खाता है मुझे छोड़कर। ठीक है, हमें भिजवा देना, हम तो शौक से खाते हैं। ठीक है। श्वेता और विक्रम कमरे में आराम करने चले जाते हैं। श्वेता विक्रम से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे मायके से आम आया है
वो मेरी मम्मी ने आप सबके लिए भेजा है, ना कि मोहल्ले वालों के लिए। ये लंगड़ा आम हमारे खेत का है। अच्छा, लंगड़ा आम है? तब तो मैं खुद ही नहीं देने दूंगा। मुझे और पापा को लंगड़ा आम बहुत पसंद है, तुम बेफिक्र रहो। विक्रम अगले दिन उठकर अनुपमा से कहता है, मम्मी नाश्ते में लंगड़ा आम दे दो, मेरा नाश्ता मत बनवाना। मैं भी वही खा लूंगा, मेरा नाश्ता मत बनवाना। ऐसे तो दोनों बाप बेटों को आम नहीं भाता, और आज नाश्ते में आम खाएंगे ये लोग। घर में पहले से आम पड़े हैं, वो खा लो। मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे वो आम पसंद ही नहीं है। मुझे लंगड़ा आम पसंद है, जो श्वेता के मायके से आया है। वो आम किसी को नहीं देंगे आप। आपको देना ही है तो आप वो आम दे दे जो आप घर में रखे हैं। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? मैंने कोई ऐसा वैसा आम नहीं रखा है। दशहरी आम है, सेहत के लिए अच्छा होता है, और बचपन से तुम यही खाते आए हो। खाते थे, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता मुझे। आप मुझे लंगड़ा आम दे दो ना। अनुपमा दोनों बाप बेटों को आम देती है और मन ही मन सोचती है, ये सब बहू का किया धराया है। आते ही अपना रंग दिखाने लग गया। आम के जरिए मेरे बेटे को काबू में करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दशहरी आम तो मैं इन लोगों को खिला कर रहूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। बहू को मैं जीतने नहीं दूंगी। इतने में श्वेता आ जाती है और अनुपमा उससे कहती है, बहू तू दोपहर में खाना बना ले, अभी तो सब आम खा रहे हैं। जी मम्मी जी, मैं तो आम रोटी खा लेती हूँ। आम की ऋतु में मेरे घर में कभी भी सब्जी नहीं बनती, हम सब आम रोटी ही खा लेते हैं, लेकिन आम लंगड़ा होना चाहिए बस। बहू, लेकिन यहाँ सबको तो सब्जी चाहिए होती है। तुम दोपहर में चावल दाल और भिंडी की सब्जी बना लो। ठीक है मम्मी जी। विक्रम और अशोक अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर अनुपमा मौका देखकर रसोई में जाती है और दशहरी आम का आमरस बनाकर रख देती है। आज रस पिलाकर दोनों बाप बेटों को लंगड़ा आम भुला दूंगी, बहू को पता भी नहीं चलेगा कुछ। फ्रिज में रख देती हूँ। अनुपमा आमरस बनाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इधर दोपहर में श्वेता दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाती है और कहती है, पहली रसोई में तो मीठा बनता ही है, एक काम करती हूँ, आमरस बना लेती हूँ। मम्मी जी शायद बताना भूल गई होंगी, मेरे आमरस बनाने से वो खुश हो जाएंगी। श्वेता भी आमरस बना लेती है। इतने में सब खाने की टेबल पर आते हैं और श्वेता खाना लगा देती है। खाना खाते ही अनुपमा सबके लिए आमरस लेकर आती है। बिना मीठे के तो खाना अधूरा है। मैंने सोचा बहू कितना बनाएगी, तो आमरस मैंने बना लिया। मम्मी जी, मैंने भी आमरस बनाया है। अच्छा ठीक है, तब तुम्हारा वाला सब रात में पी लेंगे। सब आमरस पी लेते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं और श्वेता का बनाया आमरस पीते हैं। अभी जो आमरस पिया है उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा था सुबह वाले से, क्योंकि मैंने ये लंगड़े आम से बनाया है। अच्छा, तो क्या मैंने जैसे तैसे आम से बनाया था? दशहरी आम का आमरस था वो। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अनुपमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मैं साबित करके रहूंगी कि दशहरी आम सबसे अच्छे और मीठे होते हैं। अब सास बहू में रोज दिन कंपटीशन चलने लगती है। अनुपमा दशहरी आम और श्वेता लंगड़ा आम का कुछ न कुछ बलक बनाती रहती और विक्रम और अशोक को खिलाती रहती। एक रोज श्वेता लंगड़ा आम का आइसक्रीम बनाती है और अनुपमा दशहरी आम का आम पापड़ बनाती है। रात को जैसे ही दोनों बाप बेटे घर आते हैं, श्वेता उन्हें खाना परोसती है। खाना खा लीजिए, आज डेजर्ट में आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाने का मेरा तो बहुत मन था। आम पापड़ भी बनाया मैंने, तुझे पसंद है ना? हाँ मम्मी, चलो पहले वही खिला दो। अनुपमा विक्रम को आम पापड़ देती है तो वो कहता है, मम्मी एक नंबर स्वाद है। बेटा ये भी दशहरी आम से ही बने हैं। विक्रम चुप हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद श्वेता आइसक्रीम लेकर आती है। अशोक आइसक्रीम खाकर कहता है, कल वाली आइसक्रीम ज्यादा अच्छी थी। कल वाली दशहरी आम की थी जी। अशोक भी विक्रम की तरह चुप हो जाता है। फिर विक्रम कहता है, मम्मी सब अपनी अपनी जगह सही है। लंगड़ा आम काट कर खाने में अच्छा लगता है तो दशहरी आम की आइसक्रीम और आम पापड़, इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। अब तुम दोनों जो भी दोगी मैं खा लूंगा बस। अब अनुपमा के घर में रोज दशहरी और लंगड़ा आम की किचकिच होनी बंद हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है महेश भवन से। महेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसकी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती आई थी। उसका जन्म होते ही उसके पिता ने उसके नाम का घर बनवा दिया था। आज से 55 साल पहले महेश ने लव मैरिज की थी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि महेश कितना मनमौजी होगा। सुबह के 10 बजे महेश नींद से जागता है। 10 बज गए, अभी तक तेरे पापा की आंख नहीं खुली।
वो तो अच्छा है तुझ में मेरे संस्कार है, वरना उनके हाथों में तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती ना मैंने, तो तू भी बिल्कुल उनके जैसा बन जाता। वैसे पापा के जो गुण मैंने छोड़े हैं उसे लेने में निधि ने कोई कसर नहीं छोड़ी मम्मी। वो अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। ए भगवान, ये लड़की भी ना, ये तो हरकत है इन लोगों की। 10:30 बजे उसे कॉलेज जाना है और 10 बजे तक इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जाकर उसे उठा, तब तक मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ और तेरे पापा का नाश्ता लगा देती हूँ। सुषमा फौरन रसोई में जाती है और खाना गर्म करके टेबल पर लगाने लगती है। अंगड़ाई लेता हुआ महेश अपने कमरे से बाहर आता है। खाना लग गया है, मुंह हाथ धोकर आइए और खाने पर बैठ जाइए। अरे अभी कैसे है सुषमा जी? हाँ, अभी कैसे? अभी तो मैं अपने जूते में पॉलिश करूँगा, अपनी दाढ़ी को कलर करूँगा, बाल रंगूंगा, फिर पानी गर्म करूँगा, आधा घंटा टीवी देखूँगा, फिर नहाऊँगा और तब जाकर खाऊँगा। अरे हरकतें बदलिए आप। 1 महीने में आपकी बहू आने वाली है। बहू अगर देखेगी कि ससुर की ऐसी हरकत है तो वो क्या सीखेगी? बहू को मुझसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे हमें यह दिखाने की ज़रूरत है कि वो अपने मायके से क्या सीख कर आई है। और मेरे देर से उठने से क्या सीख लेगी? वो कुछ नहीं सीखेगी। जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, वरना इतने पैसे होने के बाद भी करण कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता। अच्छा, तो फिर निधि के बारे में क्या कहेंगे आप? तभी कमरे से बाहर आकर निधि कहती है, मेरा क्या है मम्मी, मैं तो पराये घर चली जाऊंगी। कुछ दिन तो सोने दो यहाँ मुझे। वहाँ तो लोग मुझे 6 बजे उठा देंगे। वैसे भी भाभी आने वाली है इस घर में। अब बहू के आने के बाद बेटी को कौन ही पूछेगा। करण का रिश्ता प्रिया से तय हुआ था और 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। एक छोटे से परिवार में आने की बात से प्रिया बड़ी खुश थी। ठाकुर जी की कृपा है भाभी जी, जो छोटा परिवार मिल गया। अगर 3-4 भाइयों का परिवार होता तो पूरी जिंदगी प्रिया की रसोई में ही कट जाती हम लोगों की तरह। आज तक हमारे सर से पल्लू नहीं हटा सके हम। थैंक गॉड, ये सब ड्रामा वहाँ नहीं है मम्मी। करण के पापा तो खुद अपनी बेटी को जींस ला कर देते हैं। खुद इतने अच्छे से बन सवर कर रहते हैं वो। कोई देख कर कह नहीं सकता कि 55 साल की उम्र है उनकी। अभी तक तो सब अच्छा है, टचवुड, आगे भी हो। टचवुड बेटा, टचवुड, सब अच्छा ही होगा। हमने कब किसी का बुरा किया है जो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे? हाँ। 1 महीने के बाद धूमधाम से बारात ले जाकर करण अपनी प्रिया को अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर प्रिया और करण सत्यनारायण की पूजा में बैठ जाते हैं। सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है। फिर रसोई में जाकर प्रिया सभी के लिए चाय बनाती है। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तूने कॉल कर दिया, मैं तुझे फ़ोन कर दी वाली थी। सब कैसा है वहाँ बेटा? मम्मी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही हैं, बाकी सब तो अच्छे हैं। पापा जी तो इतने चिल हैं मम्मी की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सारी चीज़ों को वो अकेले ही संभाल लेंगे। चलो चाय बन गई है, मैं सभी को चाय पिलाकर आती हूँ। प्रिया सभी को चाय बनाकर पिलाती है। हो गई शादी, सब कुछ अच्छे से हो गया, टेंशन ख़त्म हुई। अब सीधा निधि की शादी में वापस आऊँगी। चल महेश, अब तू मुझे मेरे घर छोड़ा। महेश अपनी बहन को उसके घर छोड़ने चला जाता है और 2 दिन के बाद वापस लौटता है। रात को प्रिया सभी को खाना बनाकर परोसती है। ये कैसा सादा खाना बना दिया बहू तूने, ज़रा भी स्वाद नहीं है खाने में। और मैंने तुझे फ़ोन पर लहसुन की चटनी बनाने को बोला था ना, कहाँ है चटनी? वो लाल वाली चटनी लहसुन की तो है पापा जी, लहसुन और मूंगफली की। लहसुन और मूंगफली की कौन सी चटनी होती है? मैंने तुझे लहसुन की चटनी बोला था बनाने को। नहीं बन रही थी तो मुझसे कह देती। और अभी तक प्रिया को सबसे प्यारे लगने वाले उसके ससुर जी खौफनाक लगने लगते हैं। महेश गुस्से से प्लेट को आगे सरकाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये तो नाराज़ हो गए। एक बात याद रखना प्रिया, इस घर में एक बार तू मुझे नाराज़ कर सकती है पर अपने पापा जी को नहीं। इन्होंने एक बार किसी चीज़ की चाह कर ली सो कर ली। मैंने कभी पहले लहसुन की चटनी बनाई नहीं थी ना मम्मी जी, तो मुझे लगा मूंगफली डालने से शायद वो ठीक से बनेगी। मैं फिर से जाकर लहसुन की चटनी बनाती हूँ। अभी तो 8 ही बजे हैं, दोबारा से खाना परोस दूंगी पापा जी को। तब तक आप सब खाना खाइए। प्रिया फिर से रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए YouTube से देखकर लहसुन की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर से खाने की प्लेट तैयार कर अपने ससुर जी के पास कमरे में लेकर जाती है। पर खाने का पहला निवाला लेते ही महेश और चिढ़ जाता है। खाना बना रही हो बहू के मजाक कर रही हो तुम?
नहीं मन है बनाने का तो कह दो। सुषमा जी, सुषमा जी कहाँ हैं आप? गड़बड़ाती हुई सुषमा कमरे में आती है। क्या हो गया जी आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? दीदी से कोई बात हो गई क्या? दीदी से क्या बात होगी? उनके पास जाकर तो मैं खुश था। इतनी अच्छी लहसुन की चटनी खिलाई दीदी ने कि मूड ही हरा हो गया। मुझे लगा चटनी ही तो है, बहू भी बना लेगी, पर नहीं, यहाँ तो किसी से भी चटनी नहीं बन रही। एक ब्रेड सेक कर ला दो, वही खाकर सो जाऊंगा। सुषमा समझ जाती है कि उसके पति को ये चटनी का भूत कहाँ से चढ़ा है। हॉल में जाकर वो अपनी ननद को फोन लगाती है। जिस हिसाब से महेश मेरे सामने उस चटनी को मांग मांग कर खा रहा था, मुझे लगा ही था कि उसे बड़ी पसंद आई है। इसीलिए उसके मना करने के बाद भी सीसी में भरकर मैंने उसके बैग में रख दी थी। निकाल कर खिला दे उसे। थैंक यू बुआ जी, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या होता। कुछ दिन तो किरण की भेजी हुई चटनी चलती है, पर चटनी कितने दिन चलती? जिस दिन चटनी खत्म होती है उसी दिन से खाने की टेबल पर कलेश फिर से शुरू। वो स्वाद नहीं आ रहा ना पापा खाने में। अरे लहसुन की चटनी ही नहीं है तो कहाँ से आएगा बेटा स्वाद? अरे बहुत सारा लहसुन की चटनी लाना तो। वो चटनी तो खत्म हो गई पापा जी। ये बात पहले ही बता देती बहू तो मैं खाने पर बैठता ही नहीं। और फिर से महेश खाने से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब तो आपको पता है ना भाभी की चटनी बुआ जी ने बनाई थी, तो उनसे पूछ लेती आप कि कैसे बनी थी चटनी और बना लेती। पापा का मूड तो खराब नहीं होता। भूखे सोएंगे वो, फिर सुबह चिढ़कर उठेंगे। ये बात तो निधि ठीक कह रही है बेटा। तूने दीदी से बात क्यों नहीं की? जब चटनी इतनी बची थी कि 2 वक्त ही चल पाती, तभी मैंने बुआ जी को फ़ोन कर लिया था। मम्मी जी, बुआ जी ने ये लहसुन की चटनी हरे लहसुन की बनाई है। मैं आज सुबह ही मार्केट में गई थी, पर वहाँ कहीं हरे लहसुन बिकते ही नहीं है। हरे रंग के भी लहसुन आते हैं? बताओ तो, मुझे तो आज पता चल रहा है। क्या नहीं होता बेटा, प्रकृति में सब कुछ होता है। मैंने कभी बनाया नहीं सो तुझे पता नहीं। बचपन में मेरी माँ भी ना हरे लहसुन की चटनी बनाती थी। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया कि इतने बड़े शहर में कहीं हरा लहसुन ही नहीं है? अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मिलती होगी। अरे तू ही कल जाकर मार्केट में पता कर बेटा, क्योंकि अगर हरा लहसुन नहीं मिला तो फिर से तेरे पापा घर का माहौल ख़राब कर देंगे। जाकर उन्हें एक ब्रेड सेक कर दे देती हूँ, कुछ तो खाए। दिल्ली की सुबह सुबह की ठंड में करण हरा लहसुन ढूंढने मार्केट में निकल जाता है। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान पर हर जगह एक ही जवाब मिलता है। इस तरफ हरा लहसुन कोई खाता नहीं भैया, तो हम लाते भी नहीं। यहाँ तो कहीं नहीं मिल पाएगा आपको हरा लहसुन। अरे भाई, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो, 2 गुना 4 गुना पैसे ले लो, पर मुझे कहीं से भी हरा लहसुन ला कर दे दो भाई। अपने भाई का दर्द समझो, तुम भी तो मर्द हो। बाप रे बाप, क्या हरे लहसुन की जड़ों में सोने निकाल रहे भैया, जो आप 4 गुने पैसे देने को भी तैयार हो गए। अब ये प्रिया क्यों फ़ोन करने लग गई? उसे कैसे बताऊं कि नहीं मिला लहसुन अभी तक? अच्छा, बाबूजी का खौफ है, तभी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे घर की खुशहाली की बात है भाई, कुछ तो उपाय बता, क्या करूं? लहसुन तो आराम से छत पर उगाए जा सकते हैं, या घर के बाहर कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ। अब घर बचाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये बुरी खबर करण आकर अपनी बीवी को देता है। अब ये लहसुन का पौधा कहाँ मिलेगा? अब क्या होगा मम्मी जी? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई दिमाग लगा लेंगे हम। सुषमा ये कह रही होती है कि तभी बाहर से भागती हुई निधि वहाँ आती है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, बगल वाली सोमा आंटी के घर से उसी लहसुन की चटनी की स्मेल आ रही है जो बुआ जी ने भेजी थी। चटनी मिली भी तो ऐसे लोगों के घर में जिनसे हमारी बातचीत ही बंद है। पर अगर वो ऐसी ही चटनी बना रही है मम्मी, मतलब उनको कहीं से तो हरे लहसुन मिल रहे हैं। निधि के नाक पर तुम लोग भरोसा मत करो, आधे से ज्यादा वक्त तो इसका नाक बंद रहता है। इस बंद नाक में भी मुझे स्मेल आ गई भैया, तो सोचो कितनी टेस्टी चटनी बनी होगी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए करण, प्रिया और सुषमा सोमा के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां से सच में हरे लहसुन की चटनी की खुशबू आ रही थी। भाभी वो देखो, आंटी के गार्डन में हरे लहसुन के पौधे लगे हैं। उस तरफ इशारा मत कर बेटा, अगर सोमा ने देख लिया तो बेकार में हमारे घर पर दाना पानी लेकर कलेश करने आ जाएगी। सभी का चेहरा मुरझा जाता है और सब वापस लौट आते हैं। सुषमा पहले ही किचन में जाकर 2 ब्रेड सेक कर अपने पति के लिए तैयार कर लेती है। पराठे तो बना रही हूँ मम्मी जी, आप ब्रेड क्यों सेक रही हैं?
चटनी के बिना तेरे पापा जी खाना नहीं खाने वाले बेटा। उनका गुस्सा बड़ा तेज़ है। मैंने कहा था ना, एक बार उन्होंने किसी चीज़ की जिद कर ली तो कर ली। अब खाना तो वो चटनी के साथ ही खाएंगे। प्रिया ना ही अपने ससुर को ब्रेड खाता देख पा रही थी, ना ही अपनी सास का मुरझाया चेहरा, और परेशान होकर वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। हे भगवान, मेरी बेटी के ससुराल की शांति बनाए रखना। बता, तुझे तेरी सास स्ट्रिक्ट लग रही थी, आज वही औरत तेरे साथ खड़ी है। और तेरे ससुर जी जो चिल लग रहे थे, उन्होंने ही सारा रायता फैला रखा है। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं बेटा। अब कैसे तेरे ससुर जी की ख्वाहिश पूरी की जाए। अब हमारे घर तरफ अगर हरे लहसुन होते तो मैं तुरंत ला कर दे देती, पर है ही नहीं। मैं तो तेरी खुशी के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे दूं बेटा। कलेजे से पापा जी खुश नहीं होंगे ना मम्मी, मुझे हरा लहसुन चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, तू सुबह 4 बजे उठकर उस पड़ोसन के गार्डन से हरा लहसुन चुरा कर लिया। उसे क्या ही पता चलेगा। कलेश करेगी भी तो कह देना गाय खा गई होगी। और उसी वक्त प्रिया ऑनलाइन खुद के लिए लहसुन का पौधा मंगवा लेती है और उसे अपने घर के बाहर बो देती है। अब ठीक है, खुद के गार्डन में भी 2-4 पौधे होने चाहिए, ताकि कोई कलेश करने आए तो मैं कह सकूं ये हरे लहसुन मेरे खुद के बागान के हैं। बस प्रिया अगली सुबह का इंतजार कर रही थी, पर इत्तेफाक से शाम को ही सोमा के पूरे परिवार वालों को घर में ताला लगाकर बाहर जाता देख लेती है। अरे वाह भगवान, तूने तो पहले ही मामला सेट कर दिया। सोमा का परिवार जैसे ही गाड़ी में बैठकर निकलता है, प्रिया चुपके से दीवार फांदकर उस घर के बागान से हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है और चटनी बनाकर अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर लेती है। सुबह तुमने पौधा लगाया और अभी लहसुन उग भी गए। वाह वाह प्रिया, अब तो आप खुश है ना पापा। प्रिया ने हरे लहसुन की चटनी बनाई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुआ जी बनाती है। हाँ पापा, ये बिल्कुल वैसी ही चटनी है। आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो खा कर देखिए। और अपने 2 दिन के अनशन को छोड़कर महेश आज फिर से खाना खा लेता है। रात को सोमा का परिवार लौट कर आता है। कहीं इन लोगों को कुछ पता न चल जाए, भगवान मेरी रक्षा करना। पर सोमा के घर से कोई आवाज़ नहीं आती और बात संभल चुकी है ये सोचकर प्रिया आराम से सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे चुपके से प्रिया फिर से अपने पड़ोसी के घर जाती है और हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज सुबह जब प्रिया फिर दीवार फांद कर सोमा के बागान में पहुंचती है। आंटी आप पकड़ी ही गई ना आज। देखिए जी, ये क्या कर रही थी, लहसुन की चोरी। इतनी मुश्किल से हम अपने बागान में लहसुन उगाते हैं और ये खा जाती है। अपने पूरे घर को लेकर सोमा प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है। ये संस्कार दिए है सुषमा तुमने अपनी बहू को कि दूसरे के घर में चोरी करो। चोर बहू लेकर आई हो तुम। अब कहाँ गए तुम्हारे खानदान के उसूल? तो यहाँ से लहसुन ला रही थी प्रिया। मुझे प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये लो 20,000 रुपये और अपना ड्रामा समेटो। महेश कहता तो कुछ नहीं, पर अब उसे लहसुन की चटनी नहीं मिल पाएगी इस बात की चिढ़ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। लहसुन की चटनी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा भगवान? सुबह 8 बजे जब प्रिया हरे लहसुन के पौधे में पानी देने जाती है तो क्या देखती है कि लहसुन बनकर तैयार है। अब तो महेश रोज चटनी खाता, पर कहते हैं ना इंसान की जिद उस पर ही भारी पड़ जाती है। सभी का नाश्ता ओवर होने वाला था, पर महेश अभी तक खाने पर नहीं आया था। कहाँ है जी आप? आपकी फेवरेट चटनी बनी है। आजकल ये बाथरूम में बहुत देर लगा देता है। कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए महेश बाथरूम से बाहर आता है और खड़े होकर हाथ में प्लेट लेकर खाना शुरू करता है। बैठ के आराम से खाइए ना पापा जी, अब तो हरे लहसुन की चटनी भी है। एक लहसुन मेरे भी उगाया है बहू, बैठ नहीं पाऊंगा। लगातार लहसुन खाने से महेश के पेट में दर्द रहने लगा था, पर जिद को कायम रखते हुए वो चटनी खा रहा था, जिस कारण उसके पेट में गर्मी बढ़ने से उसकी बॉडी में यहाँ वहाँ फोड़े निकलने लगे थे। रात को बिस्तर पर मेरे पेट, लगता है पेट में भी घाव निकल आया है सुषमा जी। आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर भैया को बुलाती हूँ। और डॉक्टर आते ही एक ही बात कहते हैं, भगवान तुम्हें बचा रहे थे महेश, इसलिए हरे लहसुन नहीं मिल रहे थे तुझे, पर हमेशा से सब कुछ मिलता आया है ना तुझे। इस चीज को कैसे ना हासिल करता तू, अब भुगत। नहीं भाई नहीं, मुझे बचा ले, मैं कसम खाता हूँ
अब कभी बेफिजूल की जिद नहीं पालूंगा। महेश का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाता है और हरे लहसुन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। पापा इतने साल हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हर बार कहीं पर घूमने की बात आती है तो आप टाल जाते हो। सब लोग वैकेशंस में घूमने जाते हैं, हम लोग कब जाएंगे? अरे बेटा तू भी किसके चक्कर में पड़ गई? तेरे पापा एक नंबर के कंजूस हैं। कितने साल पहले मैंने हरिद्वार जाकर गंगा जी में नहाने की मनौती मानी थी। आज तक गंगा नहाने तो नहीं ले गए, घुमाने क्या खाक ले जाएंगे? अरे भाग्यवान, अपने पति परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? जानती तो हो पुलिस की नौकरी हमारी व्यस्तता रहती है, हमें भी कोई शौक नहीं है पत्नी को नाराज़ करने का। हाँ तो फेरे भी नौकरी के साथ ही ले लेने चाहिए थे ना। मुझसे शादी किस लिए की थी आपने? अपने गंदे कपड़े धुलवाने और रोटी बनवाने के लिए? बड़े आए पुलिस वाले। लो भाग्यवान, तुम्हारे तो सुर ही बिगड़ गए। अरे मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं ले जाने वाला हूँ, बस थोड़ी फुर्सत मिलने दो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हें सबसे पहले गंगा स्नान करा कर लाता हूँ। हाँ हाँ देख लेंगे, ना नाव मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मम्मी पापा बस भी करो यार, आप दोनों तो बैलों की तरह हर समय सींग भिड़ाकर लड़ने को तैयार रहते हो। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो आप लोग। अच्छा पापा आप ना एकदम सीरियसली बोलो, आप हम लोगों को लेकर कहीं चलने वाले हो या नहीं? बेटा देखो अभी तो बहुत ठंड है, हम लोग गर्मियों में चलेंगे ना। अभी तुम्हारी छुट्टी करानी पड़ेगी तो स्कूल का नुकसान हो जाएगा। पापा कल से मेरे विंटर वैकेशन स्टार्ट हो रहा है तो छुट्टियों की तो नो टेंशन। अरे बेटा लेकिन अभी ठंड बहुत है ना, हरिद्वार में तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। हाँ पापा ये सही है, समर वैकेशन में गर्मी बहुत होती है, विंटर वैकेशन में सर्दी बहुत होती है और बाकी टाइम स्कूल की वजह से जा नहीं सकते। इस तरह तो हम कभी कहीं नहीं जा पाएंगे। अच्छा बेटा चल तू नाराज़ मत हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, झगड़ालू नंबर 1, अपनी बात मनवा कर ही मानती है। प्रिया की बात सुनकर गौतम हरिद्वार के लिए होटल और टिकट देखने लगता है। ये देखो भाग्यवान, एक भी ढंग के होटल में रूम नहीं है, सब भरे हुए हैं। टिकट तो मिल रहा है लेकिन स्टे करने के लिए होटल चाहिए कि नहीं, या फिर धर्मशाला में रुक जाओगे तुम? 2 बच्चे लेकर मैं धर्मशाला में रुकूंगी? पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा क्या नहीं। रहने दो, बाद में ही चले जाएंगे, शायद हमारे नसीब में ही नहीं है कहीं घूमना। माधवी अभी उदास मन से बैठी थी कि तभी उसकी मौसी की बेटी का फ़ोन उसके पास आता है। अरे दीदी कैसी हो, कहाँ रहती हो, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे बस राधा, कहाँ जाना है, यहीं है इंदौर में। तू बता कैसी है, जीजा जी की कहाँ पोस्टिंग है इस समय? हम तो हरिद्वार आ गए दीदी, बहुत अच्छी जगह है। हमने तो अपनी ज़मीन लेकर यहीं मकान बनवा लिया है, सब सुख सुविधा है घर में। गंगा मैया की कृपा से आनंद ही आनंद है। अब जब तक इनकी पोस्टिंग यहाँ रहे सो रहे, उसके बाद भी हम अब उनके साथ यहाँ वहाँ उठाए गिरोह की तरह दौड़ने वाले नहीं हैं। बार बार इनके ट्रांसफ़र की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब होती है। अब तो यहीं अपने घर में रहेंगे सुकून से। क्या बात कर रही है तू, हरिद्वार में आ गई है? क्या संजोग की बात है, अभी मैं और तेरे जीजा जी हरिद्वार आने की ही सोच रहे थे, लेकिन क्या बताएं एक भी होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, इसलिए आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। दीदी ये तो गंगा मैया का इशारा है आपको। देखो ठीक उसी समय पर मैंने आपको कॉल किया जब आप हताश हो गई थी। मतलब उसके पीछे ज़रूर प्रभु की इच्छा है। आप लोग आ जाइए हरिद्वार, यह मेरा अपना घर है, आपके लिए कमरे की कमी नहीं रहेगी, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माधवी बहुत खुश हो जाती है। अजी सुनते हो, देखो गंगा मैया का खुद बुलावा आ गया, राधा हरिद्वार शिफ्ट हो गई है, बोल रही है कि हम लोग आराम से उसके घर रह सकते हैं। अब तो आपका होटल का खर्चा भी बच गया। आप कोई बहाना बचाए क्या आपके पास, या फिर चल रहे हैं हम? अरे बाबा अब तो कोई बहाना नहीं है, चलो चलो चलते हैं, कर लो तुम भी दर्शन। अगले सप्ताह माधवी अपने पति गौतम, बड़ी बेटी प्रिया और छोटी चिंकी के साथ हरिद्वार पहुंच गई थी। ये लो जी, पहले तो कूद कूद कर हमें अपने घर इनवाइट कर लिया और अब स्टेशन पर लेने तक नहीं आया। ये क्या तरीका हुआ मेहमान नवाजी का? आप रुकिए मैं फ़ोन लगाती हूँ। राधा हमारी ट्रेन पहुँच गई है स्टेशन पर। भाई पहली बार हम लोग आए हैं हरिद्वार, हमें यहाँ के रास्ते वगैरह भी पता नहीं है। तुम ऐसा करो ना, हरीश को भेज दो हमें लेने के लिए। अच्छा दीदी आप वहीं रुकिए, मैं हरीश को कहती हूँ, वो आप लोगों को लेने स्टेशन चले आएंगे। थोड़ी देर में राधा का पति हरीश माधवी और उसके पूरे परिवार को लेने के लिए पहुंच गया था। राधा के घर पहुंचकर, अरे राधा तेरे हरिद्वार में तो बहुत ठंड है भाई, हाथ पैर सुन्न पड़े जा रहे हैं, और ऐसी सर्दी में तूने इतनी देर स्टेशन पर खड़ा रखा, ऐसे खातिरदारी करते हैं क्या मेहमानों की? माफ़ करना दीदी, मुझे तो यही लगा था कि आप टैक्सी लेकर आ जाओगी। खैर गलती तो मेरी है, मैंने एक बार भी पूछा नहीं था आपसे। अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब आप आइए ना, गर्मा गर्म चाय पीजिए, ठंड दूर भाग जाएगी।
अरे राधा सुन ना, चाय के साथ ना नमकीन बिस्किट वगैरह मत निकालना। तुझे पता है ना, सब नकली तेलों में बनाकर बेचते हैं ये लोग। इससे अच्छा तू थोड़े ब्रेड पकौड़े बना ले, भूख सी लग रही है, बढ़िया सा नाश्ता भी हो जाएगा। अच्छा दीदी, जैसा आप कहें। बुरा मत मानना राधा, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारी दीदी है बड़ी मुंहफट। ऐसे कौन फरमाइश करता है किसी के घर जाकर? अरे छोड़िए ना, दीदी शुरू से ही थोड़े खुले विचारों की है, जो मन में आता है बोल देती है। आप उनकी बातों का बुरा मत मानो। कुछ देर बाद राधा पकौड़े बनाकर वहाँ ले आती है। क्या बात है दीदी, चाय ख़त्म नहीं किया आपने? राधा बुरा मत मानियो, लेकिन चाय में मज़ा नहीं आया। तो एक कप कड़क सी चाय पिला दे, नहीं तो मेरी तो थकान ही नहीं जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आपका अपना घर है। 1 कप क्यों, आप 2 कप चाय पी लो। राधा एक बार फिर चाय बनाने लगती है शाम के समय। दीदी, जीजाजी, आप लोग इसी समय जाकर गंगा जी में स्नान कराइए, फिर हम लोग आराम से बैठकर गप्पे लगाएंगे, बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। अरे नहीं, मैंने सुना है सुबह सुबह गंगा आरती होती है, उस समय हर की पौड़ी पर जाना बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा जी के स्नान करके दर्शन करेंगे। मुझे पता है तुझे हमारे खाने पीने की चिंता हो रही होगी ना। चल तू ऐसा करना, सुबह उठ के हम सब के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाकर पैक कर देना। और हाँ, सवेरे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, हाँ बस 1 कप चाय बना देना, बाकी आलू के पराठे उधर ले जाकर हम दर्शन करने के बाद वहाँ नाश्ता कर लेंगे। अब ऐसे भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि घर से ही खाकर चले जाए। ये क्या मुसीबत है, सुबह 4 बजे उठकर कौन चाय नाश्ता बनाएगा? अरे 2 घंटे का काम था, 10 बजे तक घर आकर चाय नाश्ता कर लेते ये लोग। अब क्या करूं, दीदी ने खुद से कहा है, इनकार भी नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर राधा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर टिफिन में पैक कर देती है और 1 घंटे बाद ठीक 5 बजे माधवी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए निकल जाती है। हर की पौड़ी पर पहुंचकर, मम्मी, इतनी ठंड में यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इस बर्फ से पानी में मैं तो नहीं नहा सकती, मैंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए, आप अपना देख लो। वैसे भी मन्नत तो आपने मांगी थी ना, हमारा नहाना कोई कंपलसरी नहीं है। सही बताओ तो बेटा, यहाँ आकर तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है। यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े रहे ना तो मेरी तो कुल्फ़ी ही जम जाएगी। तेरे पापा ठीक ही कह रहे थे, बहुत ठंडे रहे बाबा। नहीं, तब तो तुम दोनों माँ बेटी को ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ बहानेबाजी कर रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ आए हो ना तो मैं सबको नहला कर ही ले जाऊँगा। अरे छोड़िए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ऐसा करो, सब लोग गंगा जी में थोड़ा सा पैर डुबा के बाकी शरीर पर हल्के से गंगा जल से छींटे लगा लो। और तुम्हारी मौसी ने जो नाश्ता वगैरह दिया है ना, चुपचाप कोने में बैठकर उसे खा लो। पर यहाँ से वापस राधा के घर के लिए निकल जाते हैं। कैसी बात करते हैं, मौसम देखिए आप, बर्फीला हो रखा है। इस बर्फीले पानी में पैर डालकर क्यों बच्चों को ठंड लगाना चाह रहे हैं? रहने दो बच्चों, पानी में पैर डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कुछ खा लेते हैं। कहते हैं खाली पेट ना ठंड भी ज़्यादा लगती है। माधवी के तो ठंड को देखकर ही हौसले पस्त हो गए थे, इसलिए वो लोग चुपचाप वापस लौट जाते हैं। अरे दीदी, बहुत जल्दी आ गए आप लोग गंगा स्नान करके, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्या? देखो राधा, बातें ना बाद में करेंगे, पहले तो तुम गर्मा गर्म चाय पिलाओ, बहुत ठंड लग रही है। बाकी बातें मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। माधवी की बात सुनकर राधा रसोई में जाकर चाय का पानी चढ़ा देती है। अरे राधा, बच्चे तो चाय पियेंगे नहीं, इनके लिए ऐसा करो 2 गिलास गर्म दूध लेते आना, बच्चों को भी तो ठंड लगी होगी ना। ठीक है दीदी, कर देती हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म। कुछ देर में राधा टेबल पर चाय लाकर रख देती है। राधा, एक बात बता, तेरा घर तो गंगा जी से इतना नज़दीक है, तुम्हारे घर पे तो गंगा जी का पानी ही आता होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमारे घर गंगा जी का ही पानी आता है। अरे तो फिर बन गई बात। तू ऐसा कर, फटाफट गीज़र ऑन कर दे, हम तो बाथरूम की टोटी के नीचे बैठकर ही नहा लेंगे, वही हमारा गंगा स्नान है। और वैसे भी ना, नल में पहुंच जाने से गंगा जल बदल थोड़ी ना जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है कि हर की पौड़ी पर बैठ कर नहाओ या बाथरूम में नल के नीचे। माधुरी की बात सुनकर राधा का भी सर चकरा जाता है। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ, आप लोग यहीं पर नहा लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप नहाने के लिए गए तो थे, फिर वहाँ ऐसा क्या हुआ? अरे होना क्या था राधा, यहाँ से तो हम चले गए, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह कोहरे में हमने वहाँ पैर रखा, अरे भाई हमारा तो पूरा शरीर ही ठंड से जम गया। अरे इतनी ठंड कि वहाँ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बस इसीलिए हम लोग वहाँ से उल्टे पाँव लौट आए। कुछ देर बाद, प्रिया, बिट्टू, आओ दोनों नहा लो, गीज़र में पानी गर्म है। अरे राम राम राम, इतनी ठंड में क्या ज़रूरत है बच्चों को नहलाने की? बिट्टू, प्रिया, तुम दोनों इधर आओ, मैं थोड़ा सा गीज़र से पानी लेकर तुम दोनों के ऊपर गंगा जल से छींट लगा देती हूँ, बस हो गए तुम भी शुद्ध।
इसी को अपना गंगा स्नान समझ लेना। इतनी ठंड में ना आकर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। माधवी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करके आई थी, लेकिन गंगा स्नान करने के अलावा पूरे 5 दिन से वो राधा के घर जमकर दावत उड़ा रही थी। दिन भर वो खाने की एक से बढ़कर एक फरमाइश करती और बेचारी राधा को मजबूरी में बेमन से ही सही लेकिन खातिरदारी तो करनी पड़ रही थी। किसी तरह 5 दिन के बाद माधवी अपने घर के लिए निकल जाती है। माधवी के जाने के बाद हरीश 5 दिन में तारे दिखा दिए माधवी दीदी ने तो मुझे। अरे मैं तो कान पकड़ रही हूँ। आज की बात कभी किसी रिश्तेदार को नहीं बताऊंगी कि हम लोगों ने हरिद्वार में मकान ले लिया है, वरना ये हमारा घर की बजाय होटल बन जाएगा। अरे भाई इतने नखरे तो लोग होटल में भी नहीं दिखाते जितना ये लोग मेरे घर में आकर दिखा रहे थे। क्यों, तुम ही तो बिछी जा रही थी ना, मेरी दीदी आ रही है, मेरी दीदी आ रही है। अब क्या हो गया, बस एक ही रिश्तेदार में मन भर गया तुम्हारा? अरे बस मुझसे हाथ जुड़वा लो आप, हो गया मेरा तो। अब किसी के साथ रिश्तेदारी निभाने की मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है। लेकिन ये सिलसिला इतनी आसानी से खत्म थोड़ी ना होने वाला था। 1 सप्ताह बाद अचानक राधा के दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे एक बूढ़ी महिला खड़ी नजर आती है। जी आप कौन? है, अब क्यों पहचानेगी तू अपनी चाची को? मैं तो तेरे यहाँ नहीं जा रही थी। मैंने कहा अभी बरसों से इस राधा ने सुध नहीं ली मेरी, फिर अचानक कैसे चली जाऊँ उसके यहाँ। लेकिन माधवी बहुत जिद करने लगी, बोली राधा बिल्कुल बदली नहीं, बिल्कुल जस की तस है, दिल खोल कर स्वागत करती है अपने मायके वालों का। अरे अभी याद आया तुझे कि मैं चलूं? आप कहीं लामपुर वाली मौसी की ननद तो नहीं हो? अब सही पकड़ा तूने। हाँ बेटा, मैं लामपुर वाली चाची हूँ, लेकिन हम ना बड़े नाराज है तुझसे। जब हरिद्वार में घर है तेरा तो कभी बताया क्यों नहीं? कितने सालों से मेरा अरमान था कि मैं गंगा जी घूमने जाऊँ, लेकिन क्या बताऊँ बेटा, एक दिन में आना जाना भाग दौड़ करना मुझसे नहीं हो पाता। अब तो यहाँ आ गई है ना, आराम से तेरे यहाँ 2-3 दिन रुक कर गंगा जी के दर्शन करूँगी। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं ना बेटा? अरे नहीं चाची जी, अब आप आ ही गई है तो आराम से रहिए। सुन बेटा, उम्र हो गई है ना मेरी, अकेले घाट पर जाने में थोड़ा डर सा लगता है। तो ऐसा करना, दामाद जी को कहकर गाड़ी से ही पूरा हरिद्वार घुमा देना हम। और बेटा, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी ना सबको नसीब नहीं होती। हाँ चाची जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं हरीश से बोलकर आपके हरिद्वार घूमने की व्यवस्था कर देती हूँ। आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। ये लो, तुम्हारी एक और रिश्तेदार आ गई। अब देखो माधवी, दीदी की खूब खातिरदारी करके तुमने भेजा। अब वो कैसे एक एक करके तुम्हारे हरिद्वार में होने का प्रचार करके सबको भेजती है यहाँ। आगे आगे देखो होता है क्या। चाची जी को आए हुए 6 दिन हो चुके थे। अपनी तरफ से राधा उन्हें लगभग सब कुछ दिखा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी चाची जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हरीश कुछ करो ना, मैं थक गई हूँ खातिरदारी कर करके। अपना तो मैं कभी कभार एक वक्त का खाना बनाकर दूसरे वक्त भी खा लेती थी, कभी बाहर से खाना मंगवा लेती थी, लेकिन जब से चाची आई है उनके लिए तीनों टाइम अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। वैसे तो चाची से हिला डुला नहीं जाता, लेकिन खाने के मामले में उनकी ज़ुबान 1 नंबर की चटोरी है। पता नहीं ये सारे रिश्तेदार मुझसे ही क्यों टकराते हैं। कुछ करके उनको भेजने का जुगाड़ बनाओ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा जी, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं यहाँ से भगाने का प्रोग्राम क्यों बनाऊँ, ताकि सारी दुनिया में ये खबर फैल जाए कि उनकी बेटी बेचारी कितनी दुखी है, दामाद मुट्ठी में करके रखता है। मैं बुराई क्यों लूँगा? तुम्हारी चाची है, तुम टरकाओ उनको। अरे मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हरीश कुछ करो ना। एक तरफ राधा घर के काम कर करके परेशान हो गई थी, दूसरी तरफ हरीश उसे परेशान देखकर खूब मज़े ले रहा था। 3 दिन बाद राधा के बेटे अभिनव का बर्थडे था। घर में खूब चहल पहल थी। राधा और हरीश ने बेटे के बर्थडे की काफ़ी तैयारी की थी। शाम के समय केक कट रहा था कि तभी कुछ औरतों के रोने पिटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अरे राधा, कौन है ये लोग जो रोते हुए दिखाई दे रहे? तुम जानती हो क्या इन्हें? जबलपुर वाली दीदी के मामी के मौसी के भांजे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और बच्चे के जन्मदिन में रोते हुए कौन आता है? मैं देखती हूँ उन्हें। अरे दीदी, आप लोग यहाँ, और आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं?
मेरे बेटे का जन्मदिन है, ऐसे खुशी के मौके पर रोता कौन है? अरे बिटिया, हम तुम्हारे बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं रो रहे। तो फिर क्यों रो रही हैं आप? कुछ हुआ है क्या? अरे राधा, हमारे पिताजी नहीं रहे, बस उन्हीं के अस्थि विसर्जन के लिए आए थे हरिद्वार। वो तो भला हो माधवी का, उसने बताया कि तुम यहीं रहती हो तो तुम्हारे यहाँ चले आए। अब तो रात हो गई है, सवेरे ही अस्थि विसर्जन करके अपने घर निकल जाएंगे। हद हो गई। माना कि ये लोग अस्थि विसर्जन करने आए हैं और उनके मन में काफी दुख भी है, लेकिन फिर भी किसी का फंक्शन इस तरह से खराब करना, ये कौन सा तरीका हुआ राधा? कम से कम देख तो लेना चाहिए कैसे मौके पर आए ये लोग और कैसी हरकतें कर रहे हैं। और हमने बता दिया कि बच्चे का बर्थडे है, उसके बाद भी इनका रोना पिटना बंद ही नहीं हो रहा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है हरीश। मनहूसियत फैला दी इन लोगों ने बच्चे के जन्मदिन पर। अरे हम लोगों ने कितनी तैयारी की थी, सोचा था धूमधाम से बेटे का बर्थडे मनाएंगे, और इन्होंने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। आज की घटना के बाद राधा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। देखो राधा, मैं जानता हूँ तुमने बहुत अरमानों के साथ ये मकान बनवाया था। तुम यही चाहती थी कि अब रोज़ रोज़ का सामान लेकर यहाँ से वहाँ भागने का झंझट खत्म हो और तुम एक जगह रहकर बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर सको। मेरी बात मानो तो अब बस एक ही तरीका है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। 6 महीने में मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है यहाँ से। अब अगर रिश्तेदारों से अपनी जान छुड़ाना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ अम्बाला चलो, वरना जीवन भर ऐसे हरिद्वार घूमने के नाम पर लोग यहाँ आते रहेंगे और हमारा जीना मुश्किल करते रहेंगे। राधा को पति की बात ठीक लग रही थी, इसलिए कुछ दिनों में वो हरिद्वार छोड़कर हमेशा के लिए अम्बाला शिफ्ट हो जाती है। और इस तरह गंगा नदी में ससुराल होने का राधा को बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है।